नमस्कार प्यारे बच्चों, अब आप इस विषय के वीडियोस एक साथ भी देख सकते हैं। इसके लिए वीडियो के नीचे मेरी चैनल का नाम है, तो चैनल में जाके प्लेलिस्ट में जाएगी तो इस विषय के वीडियोस एक साथ देख सकते हैं। तो बच्चों, आज के वीडियो में हम सीखेंगे हिंदी कक्षा 9 का पाठ नंबर 19। पाठ का नाम है महाकवि कालिदास और लेखक का नाम है नरपत बारहट और उसका उपनाम है अड़वेज। तो महाकवि कालिदास के जीवन को यही यहाँ चरितार्थ किया गया है कि महाकवि कालिदास के जीवन में क्या क्या हुआ है और इससे हमें क्या संदेश मिलता है। तो हमें इस कृति से यह संदेश मिलता है कि किसी बच्चे को बुद्धू या मूर्ख मानना नहीं चाहिए, क्योंकि वह मौका मिलने पर हीरे जैसा चमक सकता है। जैसे महाकवि कालिदास को सबने मूर्ख माना था, क्योंकि वह जिस डाल पर बैठे थे उसी डाल को वह काट रहे थे, पर आगे जाके महाकवि के रूप में कालिदास है वो प्रख्यात हुए थे। कालिदास को हम मात्र संस्कृत के महाकवि के रूप में जानते हैं। स्वयं महाकवि कालिदास ने अपने विषय में कुछ नहीं लिखा है। हर्षचरित के शुरू में कवि बाण ने कालिदास का उल्लेख किया है। इससे पता चलता है कि कालिदास बाण से पहले हुए हैं। एक स्थान पर स्वयं कालिदास ने अपने अभिभावक के रूप में विक्रम नाम का उल्लेख किया है। वह कौन सा विक्रम है, इस बात का अभी पूरी तरह पता नहीं चल रहा। फिर भी उन्हें राजा विक्रमादित्य और राजा भोज का समकालीन मानकर कितनी ही कथाओं का नायक बनाया गया है। विभिन्न भाषाओं में पहेलियों और लोक कथाओं में उनकी विद्वता, कविता और चमत्कारिक प्रसंगों का वर्णन मिलता है। जन्म और परिचय। तो अभी महाकवि कालिदास का जन्म और परिचय के बारे में हम देखेंगे। कुछ विद्वानों ने कालिदास का जन्म 365 तथा निधन 443 ईस्वी सन माना है। महाकवि कालिदास के जन्म स्थान के बारे में ठीक पता नहीं चलता। कुछ विद्वानों ने उनका जन्म स्थान उज्जैनी यानी वर्तमान उज्जैन माना है, जो सही लगता है, क्योंकि मेघदूत में स्वयं कवि ने उज्जैनी को विशेष दर्शनीय कहा है और लंबा रास्ता पड़ने पर भी उधर से जाने के लिए बादल से अनुरोध किया है। उज्जैनी में उन दिनों राजा विक्रमादित्य का राज्य था। वह की प्रजा सब प्रकार से सुखी थी। साहित्य और कला की उन्नति चरम सीमा पर पहुंची थी। राजा विक्रमादित्य ने अपने नाम से ही विक्रम संवत चलाया था। समय समय पर उन्होंने सोने के जो सिक्के चलवाए थे, उनसे उनके राज्यकाल का ठीक पता चलता है। विक्रमादित्य के शासनकाल में जितना वैभव देश में था, जितनी साहित्य तथा कला की उन्नति हुई, उतनी कभी नहीं हुई। एक से बढ़कर एक कवि, साहित्यकार और वैज्ञानिक इस युग में उत्पन्न हुए। राजा विक्रमादित्य स्वयं साहित्य और संगीत के अच्छे जानकार थे। संस्कृत भाषा की उन्नति भी इसी काल में से अधिक हुई है। अपने पूर्व जीवन में बुद्धू माने जाने वाले कालिदास विक्रमादित्य के दरबारी कवियों में सर्वश्रेष्ठ थे। कालिदास के अतिरिक्त 8 और कवि भी दरबार में थे, जो नवरत्न कहलाते थे। कालिदास के विषय में कहा जाता है कि ये युवावस्था तक निरक्षर थे। जिस डाल पर बैठते थे उसी ही काटते थे। निरक्षर होने पर भी वह इतने विद्वान और महाकवि किस तरह बन गए, इसकी भी एक बड़ी विचित्र और रोचक कहानी है। उन दिनों शारदानंद नामक एक राजा थे। उनके एक गुणवती और विद्वान पुत्री थी, जिनका नाम था विद्योत्मा। वह बहुत सुंदर और रूपवंती भी थी। उसके रूप, गुण और ज्ञान की प्रशंसा दूर दूर के देशों तक फैली हुई थी। विद्योत्मा को अपने रूप, गुण और ज्ञान का बड़ा घमंड था। अपने विवाह के संबंध में उसने एक घोषणा कर रखी थी कि जो उस साक्षात में हरा देगा, उसी के साथ वह अपना विवाह करेगी। तो विद्योत्मा है वो बहुत ही रूपवान, गुणवती और उसे बहुत ज्यादा ज्ञान था। तो उसे एक घमंड आ गया था कि जो मुझे शास्त्रार्थ में हराएगा, उसी से मैं विवाह करूंगी। उसकी इस घोषणा की जानकारी जैसे जैसे पास पड़ोस के देशों तक पहुंचती गई, वहां के विद्वान तथा पंडित विद्योत्मा से शास्त्रार्थ
करने के लिए आने लगे, लेकिन विद्वान या पंडितों की बड़ी ग्लानि का अनुभव हो रहा था और वे इनका बदला लेने का उपाय सोचने लगे थे। विद्वानों और पंडितों ने मिलकर यह तय किया कि विद्योत्मा का विवाह किसी मूर्ख के साथ करवा दिया जाए तो इसका घमंड टूट जाएगा और वे अपने अपमान का बदला भी ले सकेंगे। अतः अब वे ऐसे मूर्खों की तलाश करने में लग गए कि संयोग से उन्हें एक दिन एक ऐसा ही मूर्ख युवक मिल गया। वह पेड़ की जिस डाल पर बैठा था उसे ही काट रहा था। पंडितों और विद्वानों को लगा कि उससे बड़ा मूर्ख और कौन होगा, इसलिए पंडितों ने उसे पेड़ से नीचे उतारा और समझा बुझाकर एक सुंदर राजकुमारी से उसका विवाह करा देने की बात कहकर तथा लालच देकर अपने साथ चलने को राजी किया। पंडितों ने उस मूर्ख युवक को यह बात अच्छी तरह समझा दी कि वह कुछ नहीं बोलेगा और गूंगा बना रहेगा, नहीं तो उसका विवाह नहीं होगा। वह मूर्ख युवक बड़ा खुश हुआ। उसने पंडितों की बात मान ली और उनके द्वारा दिए गए अच्छे अच्छे कपड़े पहन लिए। पंडित उसे विद्योत्मा के पास शास्त्रार्थ के लिए ले गए। राजकुमारी विद्योत्मा को उस मूर्ख युवक का परिचय देते हुए पंडितों ने बताया कि हमारे गुरु और बहुत बड़े विद्वान हैं, शास्त्रों के जानकार हैं, आपके साथ शास्त्रार्थ करने के लिए यहाँ आए हैं, लेकिन उन दिनों मौन व्रत चलने का कारण ये है, संकेत से ही साक्षात्कार करेंगे। विद्वत्मा पंडितों की यह छल भरी बात नहीं समझ सकी, तो पंडितों ने क्या किया कि पंडित और विद्वान उससे हारने लगे, तो सब पंडितों ने मिलकर ऐसा सोचा कि इसका विवाह कोई मूर्ख व्यक्ति से करेंगे। तो कालिदास जैसा मूर्ख व्यक्ति उसे दूसरा न मिला, तो वो उसे वहां ले गए और उसको समझाया कि तुम्हें वहां कुछ बोलना नहीं है, मौन रहना है, ताकि पता न चले कि वह मूर्ख है, और साक्षात्कार के लिए तैयार हो गई। उसने युवक को एक उंगली दिखाई जिसका भाव था कि ईश्वर एक है। उस मूर्ख युवक ने समझा कि यह मेरी एक आंख फोड़ डालना चाहती है। उसने 2 उंगलियां दिखाते हुए उसकी दोनों की आंखों फोड़ डालने का संकेत किया। पंडितों ने इस संकेत का अर्थ विद्योत्मा को समझाते हुए कहा कि आपके प्रश्न के उत्तर में हमारे गुरुजी का कहना है कि ईश्वर और जीव 2 है। इस बार राजकुमारी विद्योत्मा ने 5 उंगलियां दिखाकर 5 तत्वों का संकेत किया। उस मूर्ख ने समझा कि वह मेरे मुंह पर तमाचा मारने का संकेत कर रही है। उसने मुट्ठी बांधकर तमाचे का जवाब गुस्से से देने का संकेत किया। पंडितों ने इस बार भी विद्योत्मा को इस संकेत का अर्थ बताते हुए कहा कि आपने 5 उंगलियों के 5 तत्वों का संकेत किया था, लेकिन हमारे गुरुजी का कहना है कि 5 तत्वों के मिलने से ही सृष्टि का निर्माण होता है, अलग अलग रहने में नहीं। इस तरह उपयुक्त शास्त्रार्थ में विद्योत्मा ने उस मूर्ख युवक से अपनी हार मान ली और दोनों का विवाह धूमधाम से पंडितों ने करवा दिया। एक दिन की बात है, एक ऊंट की बोली सुनकर वह मूर्ख युवक अपना मौन व्रत भूलकर यकायक बोल उठा, ऊट ऊट। उसको बोलते सुनकर विद्योत्मा चौंक उठी। उसे पता चला कि इसका पति कोई विद्वान पंडित नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा मूर्ख है। विद्वानों की छल भरी बातों का अर्थ अब उसकी समझ में आ गया। विद्योत्मा को बहुत मानसिक दुख पहुंचा और उसने अपने महल में कालिदास के प्रवेश पर रोक लगा दी और द्वार बंद कर लिए। कठोर उपासना से उसे माँ काली का वरदान प्राप्त हुआ और उसे काली का दास होने के कारण कालिदास नाम प्राप्त हुआ। शीघ्र ही कालिदास सारी विद्या को सीख कर प्रवीण हो गए। राजनीति, धर्मशास्त्र और साहित्य का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर वह फिर से विद्योत्मा के पास लौटे। द्वार पर तो भी बंद था। कवि ने अपने विद्वान होने के प्रमाण स्वरूप संस्कृत में द्वार खोलने के लिए विद्योत्मा से प्रार्थना की। अनावृत कपाट द्वार देहि। अंदर से पत्नी विद्योत्मा ने पूछा, अस्ति किंचित वाग्दिशेष। इस पर महाकवि कालिदास ने क्रमशः कुमार संभव, मेघदूत और रघुवंश की रचना विद्योत्मा को सुनाई। विद्योत्मा को जब उनके पंडित होने पर विश्वास हो गया तो उसने द्वार खोलकर महाकवि का स्वागत किया।
कालिदास को हर क्षेत्र का गहरा अनुभव था। प्रकृति का जैसा वर्णन उनके साहित्य में मिलता है वैसा कहीं नहीं मिलता। उन्हें प्रकृति के बिना मनुष्य जीवन अधूरा दिखाई पड़ता था। कालिदास की उपमाएं विश्व विख्यात है। उनकी कोई तुलना नहीं, उनका कोई जोड़ नहीं। चरित्र चित्रण में भी महाकवि कालिदास की तुलना नहीं की जा सकती। उनकी कोई बराबरी नहीं कर सकता। उसके पात्रों का व्यक्तित्व अपनापन लिए रहता है। हर बात बड़ी ही स्वाभाविकता से उपस्थित होती है। कालिदास अपने काव्य तथा नाटक के द्वारा बार बार यही बताना चाहते हैं कि राजा प्रजा का शासक नहीं है, उसका रक्षक और पिता भी है। उन दिनों समाज में नारी का क्या स्थान था, इस बात का पता भी हमें कवि कालिदास की रचनाओं में मिलता है। समाज में नारी को सम्मान और श्रद्धा की दृष्टि से देखा जाता था और उसे नृत्य, संगीत, चित्रकला आदि की शिक्षा दी जाती थी। महाकवि कालिदास के 7 प्रमुख ग्रंथ हैं। उनमें से पहला ग्रंथ है ऋतु संहार। यह एक उत्तम काव्य है। इसमें कालिदास ने अपनी सूक्ष्म दृष्टि का परिचय दिया है। ऋतुओं का तथा प्रकृति का जितना सुंदर चित्रण काव्य में है उतना ही कालिदास के अन्य ग्रंथों में नहीं है। मालविकाग्नि मित्र कालिदास का दूसरा ग्रंथ और पहला नाटक है। उनमें 5 अंक और विदिशा के राजा अग्निमित्र तथा विदर्भ की राजकुमारी मालविका की प्रेम कथा है। तीसरा ग्रंथ विक्रमोर्वशीय कालिदास का दूसरा नाटक है। इनमें 5 अंक है तथा महाराज पुरुरवा और उर्वशी की प्रेम कथा का चित्रण किया गया है। कुमार संभव महा का काव्य है और इनमें शिव पार्वती के विवाह से लेकर कुमार कार्तिकेय के जन्म तक उनके द्वारा तारकासुर के वध तक की कथा का वर्णन है। मेघदूत कालिदास का 5वां ग्रंथ है। यह भी एक खंड काव्य है और इसके शुरू में कालिदास ने बादल को दूत बनाकर कुबेर की नगरी अलकापुरी तक का मार्ग बताया है। इसके उत्तरार्ध में यक्ष ने अपनी विरहणी प्रिया को पहुंचाने के उपाय मेघ को बताते हुए और अपना संदेश दिया है। इस काव्य में वर्षा काल और विरह का वर्णन खूब निखरा है। इसमें भारत के भूगोल की भी अच्छी जानकारी दी गई है। रघुवंश एक महाकाव्य है। कवि कालिदास ने रघुवंश की कथा कहने से पहले ही कह दिया है कि कहा तो सूर्य से उत्पन्न हुआ यह वंश, कहा मोटी बुद्धि वाला। मैं तिनकों से बनी छोटी सी नाव लेकर अपार समुद्री को पार करने की बात सोच रहा हूँ। सूर्यवंश के दिलीप से लेकर कुश और उनके अनेक उत्तराधिकारियों तक की कथा रघुवंश में है। महाकवि कालिदास का 7वां और उत्कृष्ट ग्रंथ है अभिज्ञान शाकुंतल। यह उनका तीसरा नाटक है और इसमें 7 अंक है। महाकवि ने इस नाटक में राजा दुष्यंत और शकुंतला की कथा कही है। इस तरह महाकवि कालिदास आज भी हमारे संस्कृत साहित्य में अमर है। उनकी रचनाओं में तत्कालीन साहित्य, शासन और राजनीति, समाज और जनविश्वास, भूगोल, ललित कथा, स्थापत्य आदि सभी की झलक मिलती है। तो बच्चों, यहाँ पाठ में हमने देखा कालिदास के जीवन के बारे में, कैसे वह मूर्ख से काली माँ की भक्ति कर कर उसका दास यानी कालिदास बना और इतनी अच्छी अच्छी रचनाएं की है। तो इस पाठ से यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी को मूर्ख समझना नहीं चाहिए, क्योंकि कोई जन्म से मूर्ख नहीं होता।